इस पटना शहर की जो व्यवस्था है, हमने क्या क्या इस साल उसमें काम किया है और आगे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को जो परेशानी होती रही है पहले, उसका कैसे निजात हम दिलाएंगे। इसमें मूलतः कचरा प्रबंधन, जल जमाव, स्ट्रीट लाइट, पीने का पानी या और स्मार्ट सिटी की जो व्यवस्था हम कर रहे हैं, उसके बारे में हमारे पदाधिकारी, प्रधान सचिव हैं, हमारे नगर निगम के आयुक्त हैं, हमारी मेयर साहिबा हैं। आपको जो प्रश्न होंगे हमारे नगर आयुक्त जवाब देंगे, और जहां पर हम लोगों से कोई क्वेश्चन होगा, प्रधान सचिव जी से भी होगा, हम लोग भी उसका माकूल जवाब दे करके आपको सेटिस्फाइड कराना चाहते हैं कि जो हम व्यवस्था कर रहे हैं, जिस पर आप लोगों ने थोड़ी बहुत आपत्ति भी जताई थी, उसका निराकरण भी हम लोग कर रहे हैं। उसके बारे में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। हम चाहेंगे कि आप बारी बारी से प्रश्न को रखें और हमारे नगर आयुक्त इसको जवाब देंगे। जहां कोई कमी हम लोगों के लेवल पर होगा, उसका स्पष्टीकरण हम लोग भी करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि पटना शहर में बरसात के मौसम में दो प्रमुख समस्याएं होती हैं। एक जल जमाव की समस्या है और एक जो स्थायी समस्या है वो है ठोस कचरा प्रबंधन की। जल जमाव की समस्या के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए अप्रैल महीने में नाला उड़ाही की प्रक्रिया शुरू की गई। लगभग 2 माह इस प्रक्रिया के चलने के बाद हम लोगों ने यह पाया भौतिक निरीक्षण में कि कई स्थानों पर शिकायतें तब भी बरकरार थी और बहुत स्थानों पर जहां हम लोगों ने भी स्वयं से भौतिक निरीक्षण किया तो पाया कि नालों की उड़ाही बहुत अच्छे ढंग से नहीं हो पाई थी और आप लोगों की भी कई टिप्पणियाँ मीडिया में आती रहती थी। तो हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने दिन रात लगकर जितने भी बड़े नाले हैं उसकी सफाई सुनिश्चित की है और जितने भी उस पर अतिक्रमण थे उसको भी यथासंभव हटाने का काम किया है। जैसे बेउर से मीठापुर का नाला, मीठापुर से नंदलाल छपड़ा, योगीपुर नाला, सैदपुर नाला और खासकर पटना सिटी के अंतर्गत जो मोट नाला है जिसकी रस्तों से सफाई नहीं हुई थी, उसको भी हम लोगों ने पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। उस पर अभी भी काम जारी है। लेकिन नालों की सफाई अभी तक मैं यह नहीं कह सकता कि संपूर्ण रूप से कर ली गई। वो प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है, वो अभी भी जारी है। जहाँ से अभी भी शिकायतें प्राप्त होती है वहाँ हम लोग कर रहे हैं। विशेषकर जो आंतरिक नाले हैं कंकड़बाग और बांकीपुर क्षेत्र में, वहाँ अभी भी सुपर शटर मशीन की सहायता से, जो डिसिल्टिंग मशीन है उसकी सहायता से हम लोग सफाई का कार्य अभी भी कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास मशीन की कमी थी इसलिए वो गति थोड़ी धीमी है, लेकिन यथासंभव आज के दिन हम लोग पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि लगभग 90% नालों की हम लोगों ने खूब अच्छे से सफाई की। फिर भी इसके बावजूद, चूँकि जैसा आप सभी लोगों को ज्ञात है कि पटना में एक सुव्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम का अभाव है, जिसके लिए कई योजनाएं प्रस्तावित हैं और चल भी रही हैं। तो कई स्थान ऐसे होंगे जहां की जल जमाव की स्थिति थोड़ी उत्पन्न होगी। हमारा प्रयास यह है कि जहां जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होती है वहां पर तुरंत जल निकासी की व्यवस्था की जाए। इसलिए सभी अंचलों में सभी टीम को पंपिंग करके पानी निकालने का निर्देश दे दिया गया है और उसके लिए जो भी आवश्यक संसाधन चाहिए उसका भी इंतजाम कर लिया गया है। ये एक स्थायी समस्या है जल जमाव की, इससे मुक्ति पाने के लिए पटना को एक स्टॉर्म वाटर परियोजना की जरूरत है और जिसमें सभी छोटे और बड़े नालों का निर्माण एवं पुनर्निर्माण प्रस्तावित है। इसमें कई सारी एजेंसियां अपने अपने स्तर पर काम कर रही है। इसमें पथ निर्माण विभाग और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा भी कई बड़े नालों पर कार्य किया जा रहा है या प्रस्तावित है। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंतर्गत भी मंदिरी नाला का कार्य प्रस्तावित है। इसमें बाकरगंज नाला को भी लेने की प्रक्रिया विचाराधीन है। तो यह एक स्थिति है आज के दिन। हम लोग यह नहीं कह रहे हैं कि बहुत सारी कंकड़बाग मोहल्ले में या कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां की नाले की व्यवस्था ही नहीं है, वहां पर जल जमाव की स्थिति नहीं होगी। लेकिन जल जमाव की स्थिति होगी भी तो हम लोग उसको अविलंब निकालने की स्थिति में आज के दिन जल जमाव के मामले में यही मुझे कहना है।
जहाँ तक सफाई व्यवस्था का प्रश्न है, ठोस कचरा प्रबंधन का, तो ठोस कचरा प्रबंधन में भी पटना नगर निगम के अंतर्गत एक सुव्यवस्थित व्यवस्था का अभाव रहा है। कई बार ठोस कचरा प्रबंधन को आउटसोर्स करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, प्रायः विफल ही रहा है। हम लोगों ने यह जब अध्ययन किया तो यह पाया है कि पूरे विश्व भर में शहरों के द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन प्रायः अपने स्तर से ही किया जाता है या अपने संसाधनों से ज़्यादातर किया जाता है। इसलिए यह व्यवस्था अभी बनाई जा रही है कि पटना नगर निगम के अपने संसाधनों में ही इजाफा करके संपूर्ण सफाई की जाए। सफाई के दो प्रमुख कंपोनेंट हैं, दो भाग हैं। एक तो है जो सड़कों पर सफाई, झाड़ू लगाने की जो कवायद की जाती है, उसमें हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि जितने भी छोटे बड़े शहर हैं उस पर हम लोग स्वीपिंग मशीन की सहायता से सफाई करेंगे और उसमें सफाई भी की जा सकेगी और धुलाई भी की जा सकेगी। उन मशीनों को खरीदने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। जहाँ तक डोर टू डोर कचरा प्रबंधन का सवाल है, अभी हम लोग मुश्किल से 5-6 वार्ड में ही डोर टू डोर कचरा प्रबंधन कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित है। लेकिन उसके लिए एक विस्तृत कार्य योजना बना ली गई है। प्रत्येक 75 वार्ड में डोर टू डोर कचरा प्रबंधन हम लोग अगले माह के अंत तक करने की स्थिति में हो सकते हैं। जिस कार्य योजना पर हम लोग कार्य कर रहे हैं उसमें विचार यही है कि प्रत्येक वार्ड में 5 ऑटो टिपर मशीन लगाए जाएंगे, उसको 5 सेक्टर में डिवाइड किया जाएगा और तीनों शिफ्ट में घर घर घूम करके वो कचरा का कलेक्शन किया जाएगा और उसको सेकेंडरी पॉइंट तक लेकर जाया जाएगा। इन सभी गाड़ियों की खरीद की प्रक्रिया जेम पोर्टल के माध्यम से आरंभ कर दी गई है। इसके अलावा इसके समर्थन में जो भी बिन की आवश्यकता होगी, छोटे बिन, बड़े बिन, उन सब की भी खरीदारी अभी की जा रही है। यह प्रक्रिया खरीदारी की प्रक्रिया हम लोग अगर 1 महीने में पूरी कर लेंगे तो निश्चित रूप से अगस्त के अंत तक या सितंबर के प्रथम पूर्वार्ध में हम लोग डोर टू डोर पूरी तरह से करने में सक्षम हो सकते हैं। कचरा प्रबंधन का दूसरे जो 2 प्रमुख तत्व हैं, एक है सेकेंडरी पॉइंट पे उसका कलेक्शन, जिसको हम यहाँ डंपिंग यार्ड के नाम से जानते हैं। वहाँ प्रत्येक अंचल में ट्रांसफर स्टेशन बनाए जाने प्रस्तावित है, ताकि वहाँ पर कचरा अनावश्यक जमा न रहे और उसकी साइंटिफिक कलेक्शन हो सके। उसके अलावा एक प्रोसेसिंग प्लांट प्रस्तावित है डामचक बेड़िया में। जो पहले पुरानी कंपनी वहाँ काम कर रही थी वो अपने कार्य को अंजाम देने में विफल रही है, तो उसके लिए नई कंपनी को हायर करने के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आज ही उसका टेंडर रिलीज हो रहा है। पहले वाला जो टेंडर था वो टर्मिनेट कर दिया गया है, पहले का जो कार्य था, और नई वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने का टेंडर आज किया जा रहा है। जब तक वो कंपनी मोबिलाइज नहीं हो जाती है, हायर नहीं हो जाती है, तब तक उस स्थल पर जो प्रोसेसिंग का कार्य है, कचरा सेग्रीगेशन का जो कार्य है, वो नगर निगम के स्तर से किया जाएगा। और हम लोग यह उम्मीद कर रहे हैं कि 1 साल के अंदर वहाँ एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पूरी तरह से कार्यरत हो। शहर की सफाई में पटना नगर निगम का मुख्य दायित्व है, लेकिन हम लोग ऐसा भी समझते हैं कि इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी आवश्यक है। इसलिए हम लोगों ने इसके लिए भी एक विस्तृत कार्य योजना बनाई है और प्रत्येक रविवार को हम लोग कम्युनिटीज़ को, खासकर युवाओं को उसमें एंगेज करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले रविवार को हम लोगों ने बोर्डिंग रोड एरिया में हम लोगों ने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के माध्यम से लगभग 500-600 युवा जमा हुए थे और उन्होंने सफाई कार्य किया था। इस रविवार की सुबह में, जो अगले रविवार है, उसमें हम लोग अशोक राजपथ पे वो कार्य करने जा रहे हैं। आइडिया यही है कि पटना शहर के विभिन्न भागों में हम लोग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के माध्यम से हर रविवार को कुछ कार्य करें, ताकि लोगों में भी सफाई के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो। वो दूसरी चीज़ है। तीसरा इसी से जुड़ा हुआ चीज़ है जो माननीय मंत्री जी ने भी बताया कि शहर के अंधकार को दूर करना भी आवश्यक है, ताकि शहर वो ज़्यादा साफ दिखे, ज़्यादा सुंदर दिखे। इसके लिए भारत सरकार की कंपनी EESL के द्वारा एक प्रस्ताव विचाराधीन था, लंबित था। उनकी स्ट्रीट लाइट लगाने की गति काफ़ी धीमी थी, क्योंकि उनको कुल 73,000 लाइट पूरे पटना नगर निगम क्षेत्र में लगाना है, 75 वार्ड में। उसको काफ़ी ऊंचे स्तर से उसको फॉलो अप किया गया है। उन्होंने जो अभी कार्य योजना दी है उसके अनुसार 31 अगस्त तक उन्होंने यह वादा किया है कि 31 अगस्त तक वो पूरे 75 वार्ड में 73,000 लाइट लगाने का कार्य करेंगे। उसकी हम लोग सघन मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि 31 अगस्त तक सभी लाइट पटना शहर के अंदर लगे। हालांकि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना से संबंधित समस्याओं और उसमें ठोस कचरा प्रबंधन तथा जल जमाव से ही संबंधित आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था, परंतु चूँकि अन्य नगर निकायों के बारे में भी पूछा जा रहा है, तो अन्य नगर निकायों में जो नगर परिषद हैं और नगर पंचायत हैं, उन सभी में यह निर्णय हुआ है कि जिस तरह से आज के दिन मुजफ्फरपुर में
कार्रवाई चालू हुआ है कि हर जगह हर घर से सेग्रीगेशन एट सोर्स कराया जाए, गीले कचरा और सूखे कचरा को उनको कलेक्शन कराया जाए अलग अलग सेग्रीगेटेड फॉर्म में, गीले कचरे को कंपोस्टिंग कराया जाए और सूखे कचरे का रिसाइकलिंग कबाड़ी वाले के थ्रू कराया जाए। इसके लिए हर जगह निर्देशित भी कर दिया गया है और हर जगह का आज के दिन DPR बनाया जा रहा है। उनको करीबन 50% फंडिंग राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मिलके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत स्वच्छ भारत मिशन का जो कार्यक्रम है उसमें भी किया जाए। और कई जगह ये ऑलरेडी प्रारंभ हो गया है, जैसे मुजफ्फरपुर में, बोध गया में इस तरह की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है और धीरे धीरे हम लोग हर जगह इसको स्प्रेड कर रहे हैं। तो हम लोगों ने मॉडल एस्टिमेट भी बना के दिया है, जो कंपोस्टिंग करना है उसके लिए पिट्स का मॉडल एस्टिमेट दिया गया है और हर जगह इस पर गाइडेंस लगातार चल रहा है। और इसका DPR जब सैंक्शन होगा तो हर जगह डस्टबिन भी बांटा जाएगा, कई जगह बांट भी दिया गया है और हर जगह के लिए प्लान किया जा रहा है, न मात्र पटना के लिए। उसी के साथ जल जमाव का अन्य जगहों के लिए राज्य सरकार ने एक अभियान के रूप में जो बड़े आउटफॉल ड्रेन्स हैं उनको सैंक्शन किया जा रहा है और बड़ी बड़ी योजनाएं ली जा रही हैं, जिससे कि शहर का जो मेन ड्रेन है उसको हम लोग सैंक्शन कर रहे हैं, उसका लेवल भी फिक्स हो जा रहा है बाकी ड्रेन्स के लिए। बाकी छोटे ड्रेन मुख्यमंत्री हर नाली गली निश्चय योजना के अंतर्गत लिया जाना है। अभी भी हम लोगों ने मधुबनी के लिए बहुत बड़ी योजना सैंक्शन की, 100 करोड़ से अधिक की, मुजफ्फरपुर के लिए करीब 158 करोड़ की और कई जगह पर छोटे छोटे 1.5 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ तक की सैंक्शन की गई और हर जगह ये बनाया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले मैं गया था बख्तियारपुर, खुसरूपुर, मनेर, इन सब जगह बड़े ड्रेन जो मेजर आउटफॉल ड्रेन हम लोग राज्य योजना से टेकअप कर रहे हैं। तो हम लोग का यहाँ से इंटेंशन है कि जो एक बहुत बड़ी समस्या जल जमाव का सभी शहरों में, उसमें सारे शहरों के जो मेन ड्रेन है हम लोग यहाँ से राज्य सरकार से सैंक्शन करके बनवाएं। रैंकिंग जो स्मार्ट सिटी की आई है उसके हिसाब से पटना की रैंकिंग काफी ऊपर है। ये बिल्कुल ये स्पष्ट करना जरूरी है कि पटना की रैंकिंग अब तक कंटेम्प्रेरी सिटीज के मुकाबले में लगभग काफी टॉप पर है। उसका मैं कारण बताता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले 30 स्मार्ट सिटी को फर्स्ट फेज में सिलेक्शन किया गया लगभग 2015 के आसपास, फिर 2016 में 30 और शहरों को सिलेक्ट किया गया और उसके बाद 2017 के 24 जून को थर्ड फेज में पटना को जो अंतिम 90 सिटीज थे उसमें पटना का सिलेक्शन हुआ स्मार्ट सिटी के रूप में। अर्थात पटना के 1-2 साल पहले लगभग 30 और 60 शहरों का चयन स्मार्ट सिटी में हो चुका था, किंतु उसके बावजूद अभी जब रैंकिंग आई है तो पटना की रैंकिंग अमूमन 60 से 90 के बीच होनी चाहिए, लेकिन उन सभी प्रथम और द्वितीय शहर के चरण के कई शहरों को पीछे छोड़कर पटना आज 23वें नंबर पर है, 23rd नंबर पे है, जो कि काफी उच्च स्थान है और वह भी तब जबकि तीसरे चरण में पटना का सिलेक्शन हुआ है। रह गई बात बिहार के अन्य शहरों की, तो बिहार शरीफ तो बिल्कुल अभी चौथे चरण में सिलेक्शन हुआ अभी हाल में ही, और वैसी परिस्थिति में बिहार शरीफ में काम अभी जस्ट शुरू होने वाला है। मुजफ्फरपुर की रैंकिंग अच्छी है, क्योंकि मुजफ्फरपुर की रैंकिंग सेकंड स्टेज पर है, सॉरी भागलपुर की रैंकिंग क्योंकि द्वितीय चरण का शहर है उसकी भी रैंकिंग अच्छी है। अतः नगर विकास विभाग की ओर से इस संबंध में काफी प्रयास किए जा रहे हैं और जो भी उसमें अन्य परियोजनाएं क्रियान्वित की जानी है उसके लिए भी हम लोगों ने मेयर मैडम के साथ में, नगर आयुक्त के साथ में बैठ के कंपोजिट स्ट्रेटजी बनाई है, प्लानिंग की है और पटना की रैंकिंग ऑल्दो अभी भी लगभग टॉप में है, इसको और भी अधिक बेहतर किया जाएगा। आने वाले समय में इसकी रैंकिंग में और सुधार होगा। माननीय मंत्री महोदय के निर्देशन में सारी योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है कि कचरा प्रबंधन का नए नए आयाम भी हमारे पास आया है। एक कंपनी आई है, आज भी हमने एक फाइल को अनुमोदित किया है कि फ्लाई ऐश जो है वो फ्लाई ऐश बालू का समाधान सब्स्टिट्यूट बना है और दूसरे जगह वह काम में आ रहा है। बिहार के अंदर भी विभाग में रोड बनाने में, घर बनाने में, ईंट बनाने में हमने इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने अधिकारी को बेंगलोर जहां ये काम चल रहा है वहां भेज रहे हैं कि वहां देख कर के आए। और बिहार के भी जितने यूएलबी है छोटे छोटे, उसमें करीब 1-1.5 करोड़ रुपया का वो प्लांट लगाने के बाद वह फ्लाई ऐश बनेगा
और कचरा से हमको मुक्ति मिल सकती है। और दूसरी चीज़ है कि उससे जो बालू की समस्या आप भी जानते हैं, कुछ समस्या हम लोग भी उसको झेले हैं, वह कंस्ट्रक्शन में फ्लाई ऐश को डालने से हमारा सॉल्व हो जाएगा। और बिहार का जो प्रोग्रेस बालू के लेकर के जो किचकिच हो रही थी उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अब कहीं तो उसको खाद बना रहे हैं जिससे किसान को लाभ है। मुजफ्फरपुर में खाद बन रहा है और किसान उस खाद को ले जा रहे हैं, जैविक खाद। हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि ये जो अभिशाप है कचरा, यह वरदान के रूप में आप ही इसको लिखिएगा कि कचरा बिहार में वरदान हो गया। और कचरा के प्रबंधन से खाद बन रहा है, फ्लाई ऐश बन रहा है, डीजल बन रहा है और उससे हम एनर्जी प्रोडक्ट भी कर रहे हैं। हम ये सारे प्लांट पर विचार करके हमारे इंजीनियर जाकर के प्लांट को देख रहे हैं और उसकी हम व्यवस्था करेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि व्यवस्था करने में थोड़ा समय और आर्थिक दोनों तरह की व्यवस्था करनी पड़ती है और वो हो रहा है। हम समझते हैं कि आपको ज़्यादा केवल पटना नहीं, पटना के बाद भी दूसरे शहरों में इसको हम इम्प्लीमेंट कर करके और इस काम को कराने में हम लोग अग्रसर हैं, हो रहे हैं। आपको इसको 18 में इस साल में आपको दिखेगा कि इस विभाग ने काफी अच्छा काम करके आपको दिखलाया। धन्यवाद। हर बार तो मंत्री जी यही दावा होता है, प्लानिंग बड़ी होती है, उसकी रेट क्या होता है, फिर से जो है आम जनता परेशान रहती है, घरों में पानी हो जाता है। इसी बात को हम आपको बताए हैं कि आप देखिए कि वो काम आपके पास हम लोग कर रहे हैं कि नहीं। आप उसको थोड़ा समय दे करके देख लीजिए, आपको विश्वास दिलाते हैं कि उस काम को हम करा के रहेंगे। पटना मेट्रो का डीपीआर आपको जानकारी होगा कि 2017 में केंद्र सरकार द्वारा नई मेट्रो पॉलिसी बनाई गई और सितंबर में यह अनाउंस किया गया, जिसके वजह से डीपीआर को पूरा नए सिरे से बनाने की आवश्यकता पड़ी और साथ में नए और चीज़ करने पड़े, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान, ऑल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट और कई चीज़ करना पड़ा। उस पिछले 2017 के सितंबर के इमीडिएटली आफ्टर हम लोगों ने कार्रवाई यहाँ प्रारंभ कर दी। एनआईटी के माध्यम से हम कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान, ऑल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट बनवा लिए और राइट्स के माध्यम से पूरे डीपीआर को भी रिवाइज करके उसको प्राप्त कर लिए। उस डीपीआर को हम लोगों ने मुख्य सचिव महोदय के सामने और सारे पदाधिकारियों के सामने प्रेजेंटेशन भी किया और जो लोक वित्त समिति होता है उसके लिए आज हमारा डीपीआर जा रहा है उसको क्लियर करने के लिए। साथ ही जो पटना मेट्रो कॉरपोरेशन के लिए एक एसपीवी बनाने के लिए भी पूरा प्रस्ताव बना के हम लोग विधि विभाग को आज भेज दिए हैं और बहुत शीघ्र ही लोक वित्त समिति से पारित करा के हम कैबिनेट ले जाएंगे और जितना शीघ्र हो सकता है जरूर इस महीने के अंदर ही केंद्र सरकार को भेज देंगे। पटना मेट्रो को पारित कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी द्वारा डायरेक्ट केंद्र सरकार में भी बात किया गया है और वहाँ से भी आश्वासन मिला है कि जितना जल्दी हो सकता है वहाँ भी इसको क्लियर करने के लिए कार्रवाई किया जाएगा। बिहार राज्य जल परिषद के द्वारा कुल जो हमारा पटना नगर निगम का क्षेत्र है इसमें 38 ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन हैं। संक्षिप्त बताइए। इन सभी 38 ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन पे वर्षा जल का निकासी का कार्य किया जाता है। तो इसमें इस वर्षा 2018 का जो मानसून हम लोग फेस कर रहे हैं इसके लिए हमारे द्वारा तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। हम लोगों ने सभी जो हमारे 131 पंप्स हैं सभी का मरम्मती, सर्विसिंग इत्यादि करा लिया गया है। और जैसा कि प्रधान सचिव महोदय द्वारा बताया गया है हम लोगों ने इम्पोर्टेंट स्पेयर पार्ट्स की व्यवस्था कर रखी है। लगभग 10 लाख के स्पेयर तेल के लिए हम लोगों ने एस्टिमेट अप्रूव कर दिया है। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण जो प्लांट्स हैं हमारे जैसे कि पहाड़ी है, जोगीपुर है, सैदपुर है, इन सभी पर एक्स्ट्रा मैन पावर की भी व्यवस्था करी है ताकि हम लोग 24 घंटे इन सभी ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन को मैन कर सकें और जो पानी की समस्या है वो समस्या उत्पन्न नहीं हो और 24 घंटे हमारे ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन कार्यरत रहें। इसके अतिरिक्त जो इम्पोर्टेंट प्लांट्स हैं वहाँ पर सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन हम लोगों ने किया है और बीआरजेपी मुख्यालय के द्वारा वहाँ से हम लोग रिमोट के माध्यम से उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इम्पोर्टेंट हम लोगों कुछ स्कीम्स हैं जो कि अभी कंप्लीशन स्टेज की ओर अग्रसर हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है 0 पॉइंट सम हाउस, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे
यह स्कीम अब कंप्लीशन स्टेज पर है। इनफॉल और आउटफॉल कंप्लीट हो चुका है। वहाँ पर 50-50 HP के 2 सबमर्सिबल पंप हम लोगों ने लगाए हैं, जो कि यदि आज भी बारिश होती है तो हम लोग उसको 24 घंटे चलाकर आउटफॉल में डालकर पानी को योगीपुर के माध्यम से योगीपुर ड्रेन के थ्रू आउटफॉल में डालेंगे। हालांकि जब परमानेंट बन जाएगा तो वहाँ पर बड़े 1950 HP के टोटल पंप्स इंस्टॉल किए जाएंगे और इसको होने में लगभग अगले माह तक का हम लोगों ने कार्य रखा है। इसके अतिरिक्त एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम है, वो है बेउर मीठापुर ड्रेनेज स्कीम। यह लगभग 7.2 किलोमीटर लंबा ड्रेन है, जो मीठापुर के आसपास का लगभग 7-8 वार्ड्स का पूरा जो ड्रेनेज की समस्या है उसको दूर करेगा। और ये कार्य भी हमें 2 बार टेंडर करना पड़ा, इससे थोड़ा विलम्ब अवश्य हुआ है, लेकिन इसमें वर्क अलॉट कर दिया गया है और शीघ्र ही कार्य आरंभ कर दिया जाएगा।